बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। काफ़ी अरसे से चीनी का खेल खेला जा रहा था। ये चीनी मुल्क नहीं बल्कि शुगर का। पहले इमरान खान ने एक कमेटी तश्कील दी जिसने शुगर क्राइसिस के बारे में रिपोर्ट करनी थी। रिपोर्ट करने के लिए वाजिद ज़िया साहब को चुना गया और उन्होंने एक बड़ी मेहनत से रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट तैयार करने के बाद उन्होंने वज़ीर आज़म को पेश की और वज़ीर आज़म ने उस रिपोर्ट को आवाम के सामने पेश कर दिया। यानी 70 साल की तारीख़ में ये पहला मौका आया कि कोई रिपोर्ट बिला खराश तराश के हुकूमत के सामने से निकली हो और उसके बाद एज़ इज़ वो रिपोर्ट आवाम के सामने भी लाई गई हो। बहरहाल एक अच्छा कदम था, लेकिन हुआ क्या कि अपोजिशन ने उस पर वावेला मचाना शुरू कर दिया कि ये तो अपनों को बचाने के लिए किया गया, इसमें तो किसी का नाम नहीं है, इसमें तो जिनके नाम हैं वो तो हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं और हुकूमत उन्हें टारगेट कर रही है। खैर, ये बयानात कोई नए नहीं होते। हर अपोजिशन का ये वतीरा होता है कि वो किसी चीज़ को नहीं मानती और उसमें खामियां निकाल देती है। तो इस रिपोर्ट में खामियां निकली। इसके बाद इमरान खान साहब ने एक फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाने के लिए, जिसकी कि वाजिद ज़िया साहब ने सजेशन दी थी, एक और बोर्ड तश्कील दिया और उन्हें कहा कि वो एक फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाएं। फॉरेंसिक रिपोर्ट बनानी जब शुरू हुई तो उस वक्त भी लोगों ने इस पर एतराज़ात किए कि इसमें लोगों को बचाया जाएगा। पहली रिपोर्ट में मैं आपको बता दूं कि पहली रिपोर्ट में मोनसलाई और उसके बाद जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, ये पीटीआई के अरकान थे जो कि इस रिपोर्ट में जिनके नाम आए थे और उनके नाम भी एज़ इज़ शाये किए गए। उन्हें डिलीट नहीं किया गया, उन्हें ब्लर नहीं किया गया, उन पे कुछ नहीं किया गया। फिर क्या हुआ कि जब फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाने की बात हुई कि फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाई जाए तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आएगा। हमारे मुल्क में जो तरीक़ाकार है, मुझे सुना नहीं गया, मेरा मौक़िफ़ नहीं लिया गया, ये बयान ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ये रिपोर्ट ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ये चीज़ें चलती रहीं, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी कह दिया गया। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी थी तो फॉरेंसिक रिपोर्ट पे जो काम कर रहे थे उन लोगों ने 4 हफ्ते का पीरियड मांगा, जिस पे फिर वावेला उठा कि जनाब ये 4 हफ्ते इसलिए मांगे जा रहे हैं ताकि रिपोर्ट को सामने ना लाया जाए। खैर, ये बात भी हो गई और इमरान खान, जो कि सबसे अच्छी चीज़ इमरान खान की है कि वो जो कर ठान लें वो करते ज़रूर है और जब तक वो करते नहीं हैं वो उस पर बोलते नहीं हैं। खैर, ऐसे बयानात आते रहे, लेकिन इमरान खान ने किसी वक्त भी ये नहीं कहा कि ये रिपोर्ट नहीं आएगी या इस रिपोर्ट को जो है ना हो सकता है पब्लिक के सामने ना लाया जाए। खैर, आज खुदा करके कुफर टूटा, खुदा करके कुफर टूटा और आज फॉरेंसिक रिपोर्ट काबीना में पेश की गई और काबीना से में पेश करने के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट को दोबारा आवाम के सामने पेश कर दिया गया। यानी 70 साल में जो तारीख चलाई जा रही थी उस तारीख के तहत फॉरेंसिक रिपोर्ट एक दफ़ा दोबारा आवाम के सामने आ गई। ये 300 साढ़े 300 सफ़े की रिपोर्ट है। इस पे फौरी तौर पर तो रिपोर्ट करना, फौरी तौर पर इसके एनालाइज करना ज़रा मुश्किल है। उसके लिए तो हो सकता है कि मैं कल दोबारा आपके सामने आऊँ फैक्ट्स एंड फिगर लेकर, लेकिन उस वक्त तक जो जनरल ट्रेंड चल रहा है मैं उस पर बात कर लूँ। इमरान खान के 2 या 3 जो मुस्तकिल दुश्मन हैं जो कि हर वक्त इमरान खान के बारे में कुछ ना कुछ गलत सलत लिखते रहते हैं। मैं लिखते रहते हैं कि बात कर रहा हूँ। वैसे तो इमरान खान के कोई इतने दोस्त भी नहीं हैं, क्योंकि इमरान खान पे वो शेर फिट आता है
کہ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں میں۔ تو بہرحال سلیم صافی نے بھی تنقید کی، اور طلعت حسین نے بھی تنقید کی۔ سلیم صافی صاحب کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا لیکن مجھے نہیں ملا، جبکہ طلعت حسین صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ میں نے دیکھا، اور اس میں جو طلعت حسین صاحب نے لکھا ہے وہ میں میرا خیال ہے بیان کر دوں آپ سے۔ سلیم صافی صاحب کا بھی تقریباً اسی طرح کا ہے، بغض معاویہ کے طور پہ اسی طرح کا۔ طلعت حسین صاحب لکھتے ہیں، چینی کے فراڈ میں اصل معاملہ سبسڈی کا نہیں، وہ ایک چھوٹی سی واردات ہے جس پر بہرحال فیصلہ پنجاب وزیر اعلیٰ نے حکومت وفاقی حکومت کو بتا کر کیا۔ اصل غضب وفاقی کابینہ کا چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا وہ فیصلہ ہے جس نے چینی مافیا کو ملک میں قیمتوں کا طوفان برپا کرنے اور مال بنانے کا نادر موقع دیا۔ جی طلعت صاحب، آپ نے بالکل فرمایا، لیکن طلعت صاحب ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا، لیکن اس پہ یہ ہوا کہ کبھی بھی کوئی رپورٹ نہیں بنی، کبھی بھی کوئی کمیٹی نہیں بنائی گئی، کبھی بھی کوئی فورنزک رپورٹ نہیں تیار کی گئی، اور کبھی بھی عوام کو نہیں بتایا گیا کہ ان چیزوں میں کون ذمہ دار تھے اور ان ذمہ داروں کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے گا۔ پر اس دفعہ تھوڑا سا مختلف ہوا، اس دفعہ پہلی رپورٹ بھی آئی اور اس دفعہ کمپلیٹ اینڈ ڈیٹیلڈ فورنزک رپورٹ بھی آئی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ میں اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے ہو سکتا ہے کہ کل آپ کے ساتھ رابطہ کروں۔ کل میں فیکٹس اینڈ فگرز، کیونکہ رپورٹ بہت لمبی ہے، رپورٹ جو ہے کوئی 2-4 منٹ کی نہیں ہے، رپورٹ بہت لمبی ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے اس پہ تھوڑا سا کام تفصیل سے کرنا پڑے، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں آپ کو کوئی غلط رپورٹ بھی نہیں دے سکتا۔ بہرحال آج کی رپورٹ جتنی آئی ہے اس کا اگر ہم ابتدائی جائزہ لیں تو ہوا یہ ہے کہ قمر زمان کائرہ صاحب وسطی پنجاب کے پیپلز پارٹی کے ہارے ہوئے ممبر قومی اسمبلی، انہوں نے اس رپورٹ کو بھونڈا قرار دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس رپورٹ کا مقصد صرف اور صرف سندھ حکومت کو بدنام کرنا ہے، صرف اور صرف وزیر اعلیٰ سندھ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا اور انہیں بدنام کرنا ہے، جبکہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو مکمل طور پر بچا لیا گیا۔ قمر زمان کائرہ صاحب، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے آپ پہ، آپ نے حال ہی میں اپنا جوان بیٹا کھو دیا۔ میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ اپنا دماغی توازن کھو چکے ہیں، آپ کے لیے وہ دکھ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آپ کو صبر دے، لیکن قمر زمان کائرہ صاحب، جھوٹ بولنے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک انعام، ایک وارننگ تھی۔ جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں، کسی الزام اور بہتان تراشی جو کہ آپ کے خون میں رچی ہوئی ہے، خدا را اس سے چھٹکارا حاصل کریں، اور ایسے بیانات کہ یہ فلاں کو پھنسانے کے لیے کی گئی ہے، فلاں کو پھنسانے کے لیے کی گئی ہے، یہ بیانات نہیں۔ اگر یہ رپورٹ آئی ہے تو آپ رپورٹ پڑھ تو لیتے۔ 370 صفحے پانی میں گھول کر نہیں پیے آپ نے کہ آپ سب کچھ آپ کے دماغ میں چلا گیا۔ آپ نے رپورٹ پڑھے بغیر رپورٹ پہ تبصرہ کر دیا۔ آپ نے رپورٹ کے کسی ایک فگر کو کوٹ نہیں کیا، آپ نے حکومت پہ چڑھائی کر دی۔ اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں جہانگیر ترین اور مونا سلائی، دونوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے موقف کو نہیں سنا گیا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں مایوس ہوا اس رپورٹ کو دیکھ کے۔ بھائی رپورٹ کو دیکھ کے تو ہر ایک مایوس ہوا ہے، اور جہانگیر ترین صاحب معذرت کے ساتھ، چاہے آپ تحریک انصاف میں ہیں، رہیں گے یا نہیں رہیں گے یہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن آپ تو ایک سرٹیفائیڈ بے ایمان ہیں۔ اس سے پہلے بھی عدالت آپ کو تاحیات نااہل کر چکی ہے بے ایمانی کے الزام میں، تو کم از کم آپ تو یہ مت کہیں کہ آپ کو سنا نہیں گیا یا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔
भाई आप तो एक सर्टिफाइड बेईमान के तौर पर सामने आए हैं। मोहम्मद सलाही साहब का भी इसी तरह का बयान है कि मैं ना उस बोर्ड का मेंबर हूँ, ना मैं मैनेजमेंट कमेटी में हूँ जिस शुगर मिल की बात हो। वो यार मैनेजमेंट कमेटी में हो या ना हो, पैसे आपके घर आए या नहीं आए, आपको पता चला या नहीं चला, आपके वालिद को पता चला या नहीं चला, इस बारे में बात करें। और ये जो आपके वालिद और आपके ताया जी, मेरा ख्याल ताया चौधरी शुजा साहब, ये जो पींगे बढ़ा रहे हैं मुस्लिम लीग नून से, ये दरअसल ब्लैकमेलिंग का एक तरीका है कि आप ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं हुकूमत को, लेकिन अफसोस इस रिपोर्ट आने तक तो आप ब्लैकमेल नहीं कर सके। कल के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में जहांगीर तरीन का नाम आया, इस रिपोर्ट में फलां का नाम आया, इस रिपोर्ट में फलां का नाम आया, इस रिपोर्ट में जो मुस्लिम लीग में सलमान शहबाज का नाम आया वो दरअसल मेरे पे प्रेशर बढ़ाने के लिए। चलें, मैं मान लेता हूँ आप पे प्रेशर बढ़ाने के लिए किया, लेकिन आप ये बताएं कि क्या सलमान शहबाज ने बेईमानी नहीं की? क्या सलमान शहबाज इस रिपोर्ट में नामजद नहीं हुआ? क्या सलमान शहबाज ने कोई किकबैक्स नहीं ली? क्या सलमान शहबाज के कारोबार में अंडर इनवॉइसिंग नहीं थी? क्या डबल बुक एंट्री नहीं थी? क्या सलमान शहबाज ने ओवर प्राइसिंग नहीं की? और क्या सलमान शहबाज ने सब्सिडी नहीं ली? अगर ली है तो फिर उसका नाम भी आना बनता है। ये इसलिए नहीं बनता कि अगर ताया वज़ीर आज़म रहे, अब्बा वज़ीर आला रहा, भाई जो है वो पंजाब का चौधरी रहा, तो उसे सब कुछ करने का इजाज़त है, उसे 100 खून माफ़ है। नहीं, 100 खून ऐसे माफ़ नहीं होते। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि मोहम्मद सलाही ने भी यही कहा, सब कुछ ये कहा। अब आखिर मुझे बताएं, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर बेईमान कौन है? अगर मोहम्मद सलाही के खिलाफ साजिश हुई है, अगर शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज के खिलाफ साजिश हुई है, अगर जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिश हुई है, अगर खुसरो बख्तियार के खिलाफ साजिश हुई है, अगर ओमनी ग्रुप के खिलाफ साजिश हुई है, तो भाई फिर मैं ही रह गया हूँ, मेरा नाम ले दें कि तस्नीम अहमद सिद्दीकी पैसा खा गया। अब यही मैं कर सकता हूँ कि आपके इस अहम काना जवाब पे, सॉरी मैंने लफ्ज़ गलत इस्तेमाल कर लिया, गैर मौजू सा बनता है, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं माज़रत खा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ मेरे पास नहीं था। तो फिर इस अहम काना जवाब का कोई जवाब नहीं बनता जो आप दे रहे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट इटसेल्फ इज़ नथिंग। अब होगा क्या? अब जब केस चलेंगे तो बड़े बड़े वकील, 5-5, 10-10 करोड़ वाले वकील आपकी तरफ से खड़े होंगे। इनवाइसेस में लिखा जाएगा कि उन्हें 50-50 लाख या 5-5 लाख दिए, लेंगे वो आपसे 5-5, 10-10 करोड़ रुपए, या शायद इससे भी ज़्यादा, और कोशिश करेंगे कि केसेस की तारीख ही ना लगे, और अगर एक तारीख लगे तो दूसरी तारीख लगने तक हुकूमत चली जाए, या दूसरी तारीख लगने तक आप लोग अपना कोई इंतज़ाम कर लें इमरान खान से साज़ बात करके। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इमरान रिपोर्ट ला सकता है तो वो आपसे साज़बाज नहीं करेगा, एक बात। दूसरी बात है कि पाकिस्तान में जो हायर क्लास वकला हैं वो तो बैठे इस इंतज़ार में रहते हैं कि अल्लाह करे कोई स्कैंडल बने, अल्लाह पाक उनके लिए रोज़ी का दरवाज़ा खोले। अल्लाह पाक नहीं खोलता, ये उनका तरीक़ाकार है। वो ये कहते हैं कि अल्लाह करे कोई बड़ा स्कैंडल बने, अल्लाह करे उन्हें फिर उसके लिए हायर किया जाए, और अल्लाह करे वो केस फिर हमेशा चलता रहे और हम उसके केस का फ़ैसला ना होने दें। ये अगर इमरान खान के लिए चैलेंज था कि इमरान खान ने फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने कर दी है, आवाम के सामने ले आया है, तो अब ये चैलेंज, अब ये एक टास्क, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी है, जिस पे पहले ही उंगलियां उठती हैं कि अगर कोई बड़ा केस हो तो उसके लिए बड़ा वकील कर लो,
फिर ना सुप्रीम कोर्ट होगी और ना ही बड़ा केस का फैसला होगा। बहरहाल यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। चलते चलते मैं एक छोटी सी बात कर दूँ। आज का वाक़या जिसमें कि आर्मी को मुलायम करने की कोशिश की गई है कि एक खातून, एक पागल खातून जो सड़क पे खड़ी चीख रही थी कि सूबेदार मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी, तुम ये करोगे, तुम ये सामने से बैरियर हटाओ, मैंने जाना है, मैं कर्नल की बीवी हूँ। और ये तो जनाब आला दूसरी खबर भी आई है कि वो कर्नल की बीवी नहीं है, कर्नल साहब उन्हें तलाक दे चुके हैं। अगर कर्नल साहब उन्हें तलाक दे भी चुके हैं तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसका असखुद नोटिस लेना चाहिए, बिल्कुल इस तरह जिस तरह कोरोना का असखुद नोटिस जस्टिस गुलजार साहब ने लिया था। इसका असखुद नोटिस लेके इस केस को हल करना चाहिए, इस केस की हकीकत को सामने लाना चाहिए। और अगर ये केस कर्नल साहब का है तो कर्नल साहब को भी कहना चाहिए कि अपनी बीवी को लगाम दें, अगर ये उनकी बीवी है। लेकिन सुनने में ये आया है कि ये मुहतरमा एक वकील है, तो अगर ये वकील है तो फिर तो चांसेस ज़रा थोड़े से कम है। लफ्ज़ ज़रा इस्तेमाल कर रहा हूँ मुश्किल सा, चांसेस थोड़े से कम हैं, क्योंकि काले कोट इस वक्त पाकिस्तान में गुंडागर्दी की अलामत बने हुए हैं। और इस गुंडागर्दी का सबूत उन्होंने लाहौर के हार्ट हॉस्पिटल में दे दिया, जहाँ पे उन्होंने लोगों के मुंह पे से मास्क उतार के उन्हें हलाक कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई ना कर सकी। ये सरेआम लोगों को मारते हैं, ये सरेआम पुलिस के सिपाहियों को थप्पड़ मारते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं करती। मेरी सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि खुदा के वास्ते इन चीज़ों को रोकें। कहीं ये ना हो कि किसी दिन किसी जज के साथ भी ऐसा सलूक हो, ये ना हो कि ये गुंडे, काले कोट के गुंडे मुल्क को उस जगह ले जाएं जहाँ पे अवाम और काले कोट के गुंडे आपस में लड़ पड़ें। फिर चीफ जस्टिस साहब कुछ भी नहीं बचेगा, ना कानून बचेगा, ना अदालतें बचेंगी, ना जज बचेगा, ना इंसाफ बचेगा। बहरहाल इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। इस शुगर फोरेंसिक रिपोर्ट की मैं तफसीलात इकट्ठी कर रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में तफसील से रिपोर्ट आपके सामने पेश करूँगा। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।